हाल ही में बॉलीवुड के एक बड़े नाम ने इस बात का खुलासा किया कि उनकी 1 साल की बेटी को जन्म से ही दिल में छेद था। इस खबर ने बहुत से लोगों को विचलित किया। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अक्सर हम बच्चों की परेशानी देख नहीं पाते। नन्ही सी जान पर जब सेहत से जुड़ी कोई परेशानी आती है तो कठोर से कठोर मन विचलित हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे और 1.4 मिलियन वयस्क CHD के साथ जी रहे हैं। अनुमान ये है कि तकरीबन हर साल 40,000 बच्चे CHD के साथ पैदा होते हैं, जो इसे सबसे आम जन्म दोष बनाता है। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और सेहत की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं दिल में छेद की। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर दिल में छेद होना किस स्थिति को कहा जाता है, किस तरह से दिल में छेद होता है। तो अगर माना जाए कि आपका दिल एक घर है, आपके चाहने वालों के लिए नहीं, दिल के फंक्शन को समझने के लिए, तो इसमें कुल 2 कमरे हैं। एक कमरे का रंग है नीला तो दूसरे का रंग है लाल। दोनों ही कमरों में दो दरवाजे हैं, एक एंट्री के लिए तो दूसरा एग्जिट के लिए। इन 2 कमरों में हल्के पार्टीशन देकर 2 चैम्बर और बनाए गए हैं, यानी कि आपके पास टोटल 4 स्पेस हो गए। तो जो नीला कमरा जो मिला है वो मिला है इम्प्योर ब्लड को। यहाँ एक धमनी से यानी कि एंटर करने वाले दरवाजे से सारे शरीर का इम्प्योर ब्लड जो है वो ब्लू चैम्बर यानी कि ब्लू कमरे में आता है, और एग्जिट डोर से जो कि लंग्स की तरफ खुलता है ये लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स में इस इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन घुलती है और ये फिर से शरीर के काम करने लायक हो जाता है, इसलिए इसे नाम दिया गया प्योर ब्लड का। अब ये प्योर ब्लड फेफड़ों से सीधा लाल कमरे के एंट्री गेट से घुसता है और एग्जिट गेट जो कि शरीर के दूसरे भागों के लिए खून सप्लाई करता है उधर से बाहर हो जाता है। तो इन चारों चैम्बर्स के बीच जो वॉल होती हैं, कई बार इनमें छेद हो जाता है या रह जाता है। इसी को कहा जाता है दिल में छेद होना या होल इन हार्ट। अब ये समझना होगा कि इन वॉल्स में होने वाले छेद का असर क्या होता है और ये कितने खतरनाक हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझ आती है वो ये कि दिल में छेद होने से गंदा और साफ खून मिक्स हो जाता है, जिससे फेफड़ों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही इसकी वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दिल में छेद होने पर बोलने या चलने या फिर सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। कई मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। अब डॉक्टर से समझते हैं दिल में छेद होने के कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इलाज के बारे में हमारे पाठ डॉक्टर की सलाह में। उसमें जब बच्चे का दिल बन रहा होता है, जो बेबी अनबॉर्न है तो उसको बोलते हैं फीटस। तो फीटल लाइफ में लगभग 30 से 35 दिनों के शुरुआती दिनों में ही बच्चे का दिल बन जाता है। तो अगर वो दिल के बनने में कोई दिक्कतें आई हैं और किसी वजह से, तो उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो उनमें से एक कॉमन डिफेक्ट होल इन द हार्ट भी है, दिल में छेद जिसको बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह हमें अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आनुवांशिक कोई बीमारी है जिसको जेनेटिक्स वाली प्रॉब्लम बोलते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है या और भी कई इस तरह के सिंड्रोम डाइजॉर्ज वगैरह होते हैं, तो उसमें दिल में छेद हो सकता है। ये जन्मजात बीमारी है और इसका लक्षण निर्भर करता है कि वो छेद कितना बड़ा है। अगर ये छेद बड़ा होता है, बच्चा हमारा जल्दी उसको सिम्टम आने लगे। तो अगर छेद छोटा है तो जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं पैदाइश के बाद उनको 2-3 दिनों के बाद कॉमनली बच्चे के दिल में जो हार्ट साउंड आता है, कॉमनली 2 हार्ट साउंड होते हैं, तो उसके अलावा अगर कोई और साउंड होता है जिसको हम मरमर बोलते हैं, तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि बच्चे को वैसे कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन दिल में छेद की वजह से एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है जिसको कार्डियक मरमर बोलते हैं। बच्चों में दूध छोड़ के बच्चे पीते हैं, जिसको सक रेस्ट सक साइकिल बोलते हैं। अगर उतने में बहुत जल्दी बच्चा थक जाता है और फीडिंग तो उसकी पूरी हुई नहीं है, तो थोड़ी देर बाद फिर फीड करने लगता है, तो इसको बोलते हैं फीडिंग इंटरप्शंस। तो कॉमनली फीडिंग इंटरप्शंस आने लगते हैं और जिसकी वजह से फीडिंग पूरी होती नहीं है, बच्चे की सांस तेज़ चलती है, हार्ट बीट भी तेज़ रहती है, और अगर मदर कई बारी या फैमिली का कोई मेंबर अगर चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो उनको एक
एक्टिविटी मिलती है चेस्ट पे, जो कि नॉर्मल नहीं होती है, मतलब तेज़ हार्ट बीट उनको फील भी होता है। अब देखिए, अगर हम VSD के बारे में बात करते हैं, जो कॉमन डिफेक्ट जो हार्ट के मैंने बताया ASD और VSD होता है, तो VSD की अगर हम बात करें तो VSD के साइज़ पे निर्भर करता है। अब अगर साइज़ मान लीजिए बहुत बड़ा है VSD का, हमें जल्दी से जल्दी इलाज करना होगा। जो लार्ज VSD होते हैं उनमें ज़्यादातर केसेस में हमें 3 to 6 मंथ्स के बीच में सर्जरी करनी पड़ती है। दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास होता है कि हम डिवाइस, जो एक बटन जिसको बोलते हैं कार्डियक बटन, वैसी डिवाइस वायर से बनी हुई होती है, मेटेलिक वायर से, और उसमें कपड़ा भी लगा हुआ होता है, तो वो वाला हम डिवाइस भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत छोटा बच्चा है तो उसमें थोड़ा डिवाइस लगाना रिस्की होता है, क्योंकि उसमें वाल्व में फंसने का डर होता है और चांसेस भी होते हैं कि सही से उसका क्लोज़र ना हो। तो जनरली छोटे बच्चों में सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है। लेकिन जैसे जैसे अगर मान लीजिए छेद बहुत बड़ा नहीं है, और ज़्यादा बड़ा छेद होने पे होता है कि हार्ट फेल जल्दी करने लगता है, और जो हमारे जो फेफड़े की जो नसें होती हैं जिनको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हम वेट नहीं कर सकते। 3 to 6 मंथ्स के बीच में हमें उसको बंद करना पड़ता है छेद को। लेकिन अगर मान लीजिए कि छेद उतना बड़ा नहीं है तो हम इंतज़ार करते हैं, और क्योंकि फेफड़े का प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता है। और छोटे छेदों में तो हम इंतज़ार ही करते हैं, कुछ करना नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर वाल्व जो आसपास छेद के हैं, अगर वो उसके पास में कोई छेद है तो चांसेस होते हैं कि वो बंद नहीं होगा, या बंद होगा भी तो वाल्व के ख़राब होने का डर होता है। तो उसमें इलाज डिफरेंट तरीके से होता है। वो यही है कि आप इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है कि कब छेद को बंद करना है और कैसे बंद करना है। जैसा कि हमें समझ आता है, हार्ट में होल होना एक जन्मजात समस्या है। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान माएँ किस तरह के योग का सहारा लेकर खुद को और बच्चे की सेहत को दुरुस्त कर सकती हैं, हमारे अगले पाठ योग से निरोग में। Let's look at that. Come on your palms and your knees. आपके shoulders और wrist एक लाइन में रहेंगे, knees और hips आपके एक लाइन में रहेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, जेंटली अपनी बैक को आर्च करेंगे, और एक्सहेल करते हुए स्पाइन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और चिन को टक करेंगे चेस्ट की तरफ। इसी को हम 4 से 5 बार रिपीट करेंगे, और आप इसको दिन में 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पैरों को 2 से 3 फीट अपार्ट रखेंगे, टोज बाहर की तरफ, नीज बाहर की तरफ, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट और शोल्डर्स रिलैक्स्ड। इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, एक्सहेल करते हुए आप एक वाइड स्क्वाट में आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अपनी ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करें और बहुत ही रिलैक्स्ड वे में इस पोज को करें। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, चेस्ट फॉरवर्ड, and very gently start to pulse your thighs, your knees towards the floor. This asana will open up your hips and stretch your pelvis better. Well, these were the top 3 asanas that you can take up as part of your pregnancy journey. Just a small piece of advice: before you take up any practice, do consult your doctor or your gynecologist. यहाँ हम बात कर रहे हैं नवजात बच्चों के दिल में छेद की। ऐसे में ज़्यादातर बच्चे माँ का फीड ही लेते हैं, तो चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं दिल में छेद होने पर बच्चों को फीड करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो पहले बच्चे जो होते हैं, ये इनको सांस की प्रॉब्लम अक्सर रहती है। जब तक बच्चे अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, आईसीयू में हैं, तो फीडिंग जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यूट्रिशन किसी भी शरीर को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा हो, आपका हो, चाहे एक न्यूबॉर्न बच्चे का हो। बच्चे तो दूध ही पीते हैं। अब सवाल ये है कि दूध कैसे पिलाना है। तो कैसे पिलाने का सवाल ये होता है, जब तक बच्चा हॉस्पिटल में है तब तक हम अक्सर, अगर बच्चे का सांस तेज़ चल रहा है, बच्चे के दिल की धड़कन तेज़ चल रही है, और हमारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बता रहे हैं कि बच्चे के हार्ट पे लोड पड़ रहा है, तो हम बच्चे को ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते। हम बच्चे को सीधा एक ट्यूब डालते हैं मुंह से और पेट तक, और दूध जो है उसके थ्रू उसमें डाल देते हैं, कैलकुलेट करके डालते हैं दूध। अब ये कैलकुलेशन बच्चे की कंडीशन पर डिपेंड करती है, और ये डॉक्टर डिसाइड करता है कितना देना है। दूध कौन सा देना है, तो ऑब्वियसली जग जाहिर है, सबको पता है, सबसे बढ़िया दूध माँ का दूध होता है। तो जितना दूध माँ का आ रहा है माँ का देंगे, माँ का दूध नहीं आ रहा है तब हम दूसरे दूध पे जाएंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग को तो हमें ध्यान रखना ही है हमेशा हमेशा। ब्रेस्ट फीडिंग अगर डायरेक्ट नहीं कर पाएगा हमारा बच्चा, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम है, तो हम ब्रेस्ट मिल्क निकाल के बच्चे को पिला देंगे।
सो ये तो ही बात जब तक बच्चा हॉस्पिटल में है। दूसरी ऑप्शन घर जाने की ये होती है कि बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग सिखा सकते हैं। अब ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ी दिक्कत ये होती है कि क्योंकि इनका हार्ट में छेद है, इनका हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना बहुत मेहनत का काम होता है बच्चे के लिए, तो मेहनत करेगा जिसके हार्ट में होल है, एक ओवरलोड पड़ने की संभावना रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर हार्ट के छेद वाले बीमारी के बच्चे को परेशानी होगी। ये हम बात उनकी कर रहे हैं जिनको परेशानी बच्चे को हो रही है थोड़ी सी। तो दूध माँ का पीने में छाती से डायरेक्ट हो सकता है बच्चे को सांस की परेशानी आए, तो कई बार हम क्या करते हैं, माँ का दूध निकाल के कटोरी चम्मच से पिला देते हैं। फिर कटोरी चम्मच से अगर पी रहा है बच्चा, सांस की परेशानी नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि सीधा हम स्तनपान डायरेक्टली करवाएं। ब्रेस्ट फीडिंग हम डायरेक्टली करवाना है और मॉनिटर करते हैं बच्चे का वेट गेन। अगर बच्चे का वेट गेन एडिक्वेट हो रहा है, बच्चे के हार्ट पे लोड नहीं पड़ रहा है, तो हम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहेंगे। बट किसी भी कीमत पे कोशिश हमें ये करनी है कि पहले 6 महीने हम बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दें, चाहे वो ट्यूब के द्वारा पिलाया जाए, चाहे वो कटोरी चम्मच से पिलाया जाए, चाहे डायरेक्ट छाती से पिलाया जाए। सेहत की पाठशाला में आज इतना ही। हम आपसे जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और NDTV देखते रहें। नमस्कार।